दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने अपनी टीनेज में एक ग्रेट इंडियन योगी की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट किया था। उस योगी की ऑटोबायोग्राफी उन्हें इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने कई साल तक इसे बार बार पढ़ा। ये बुक उनके आईपैड में हमेशा सेव रहती थी। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स के फ्यूनरल में आने वाले गेस्ट के लिए भी इस बुक की 500 कॉपीज ऑर्डर की गई थी। परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ने बहुत लोगों की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। स्टीव जॉब्स भी उन्हीं में से एक थे। तो चलिए आपको फिर से 20th सेंचुरी में लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं इंडिया के ग्रेट योगी परमहंस योगानंद जी से। परमहंस योगानंद का नाम उनके माता पिता ने मुकुंदलाल घोष रखा था। उनका जन्म गोरखपुर में हुआ था और बचपन से ही उनके मन में भगवान के प्रति गहरी आस्था थी। परमहंस योगानंद जी ने ही वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों की योग से पहचान करवाई। दोस्तों, परमहंस योगानंद के बचपन में ही कई ऐसी घटनाएं घटी जो इस ओर इशारा कर रही थीं कि वे भविष्य में दुनिया के महान संत बनेंगे। उनके बचपन का एक किस्सा है कि एक बार जब उन्होंने अपनी बहन के हाथ पर एक फोड़ा देखा, तब उनकी बहन उस फोड़े पर मरहम लगा रही थी। छोटे से मुकुंद ने अपनी बड़ी बहन उमा से कहा, दीदी, क्या मैं भी ये दवाई लगा सकता हूँ? क्योंकि मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कल एक फोड़ा होने वाला है। उनकी बहन को इस बात पर हंसी आ गई और मुकुंद को मरहम देने से साफ मना कर दिया। जब छोटे मुकुंद ने भविष्यवाणी की कि अगर उनकी बात सही निकली तो उनकी बहन उमा का फोड़ा डबल साइज का हो जाएगा। अगले दिन उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो गई। मुकुंद के हाथ पर भी सच में फोड़ा हो गया। ये निशान उनके साथ जीवन भर बना रहा और जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उनकी बहन उमा के फोड़े का साइज भी डबल हो गया था। कुछ समय के बाद मुकुंद को समझ में आ गया था कि उनका जन्म एक आम इंसान की तरह जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि एक खास मिशन को पूरा करने के लिए हुआ है, जिसकी शुरुआत बंगाली गुरु लाहिड़ी महाशय की भविष्यवाणी से हुई थी। उन्होंने ही परमहंस योगानंद जी के जन्म की भविष्यवाणी की थी। मुकुंद ने अपने कमरे में गुरु लाहिड़ी महाशय की फोटो लगा ली थी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ उनकी फोटो को देखने से ही मुकुंद की कॉलरा यानी हैजा जैसी बीमारी ठीक हो गई। दोस्तों, 1893 में जब परमहंस योगानंद का जन्म हुआ था, उस समय हिंदू सोसाइटी में गुरु शिष्य परंपरा काफी फेमस थी। नॉलेज यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग अपने गुरु पर निर्भर रहते थे और गुरु ही उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाते थे। बहुत कम उम्र से ही मुकुंद अपने गुरु की तलाश और भगवान के साथ आत्मज्ञान यानी एनलाइटनमेंट की खोज में रहते थे। परमहंस योगानंद के पिता इंडियन रेलवे में एडमिनिस्ट्रेटर थे। अपने बेटे मुकुंद की बातें उन्हें कई बार सरप्राइज कर देती थीं और वे अक्सर अपने बेटे को लेकर परेशान रहते थे। परमहंस योगानंद के गुरु लाहिड़ी महाशय ने ये दुनिया छोड़ने से पहले मुकुंद की मां से कहा था कि उन्हें अपने लड़के के लिए एक ताबीज मिलेगा और सही समय पर वो ताबीज मुकुंद की मां के हाथों में अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि परमहंस योगानंद की मां की मृत्यु के बाद वो ताबीज मुकुंद को दे दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि जब मुकुंद की मुलाकात अपने गुरु योगी से होगी तो ये ताबीज अचानक ही गायब हो जाएगा। हालांकि मुकुंद को इस बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था। मुकुंद की मां की डेथ के बाद उनके बड़े भाई अनंत ने ये ताबीज मुकुंद को सौंप दिया। अब मुकुंद के हाथ में वो ताबीज था जो उसे अपने गुरु और अपने योगिक भाग्य तक लेकर जाने वाला था। गुरु लाहिड़ी महाशय की भविष्यवाणी सच साबित हुई और जब मुकुंद अपने गुरु से मिले तो ये ताबीज एक दिन अचानक ही गायब हो गया। आखिर कैसे गायब हो गया था मुकुंद का ताबीज और स्वामी श्री युक्तेश्वर से कैसे हुई परमहंस योगानंद की मुलाकात? दोस्तों, मुकुंद ने अपने ताबीज को सेफ रखने के लिए उसे एक बॉक्स में रख दिया। इस जगह के बारे में सिर्फ मुकुंद को ही पता था। वो अक्सर बॉक्स को खोलते, ताबीज को देखकर खुश होते, उसकी तारीफ करते और बॉक्स बंद करके उसे रख देते। एक दिन वो अपने कमरे में पहुंचे तो देखा कि उस बॉक्स में वो ताबीज नहीं है। उनका ताबीज कहीं गायब हो गया था। ये देख वे बहुत दुखी और निराश हो गए।
उन्होंने आश्रम के चारों तरफ ताबीज को ढूंढा, लेकिन उन्हें ताबीज कहीं भी नहीं मिला। उसी वक्त किसी जरूरी काम से उन्हें बाहर जाना पड़ा। सड़क पर चलते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि एक जादुई शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। वो आगे बढ़ते गए और उन्हें एक डिवाइन विजन यानी दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। ये उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी का पॉजिटिव ऑरा था। वे अपने गुरु से पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन इस दिव्य शक्ति के प्रभाव से परमहंस योगानंद तुरंत ही अपने गुरु से जुड़ गए। गुरुदेव, मुकुंद ने पूरी डिवोशन के साथ कहा। वे श्री युक्तेश्वर गिरी के शिष्य बन गए। उन्होंने ही परमहंस योगानंद को क्रिया योग का ज्ञान दिया था। श्री युक्तेश्वर गिरी ने अपनी शक्तियों से बहुत से बीमार लोगों को ठीक किया और साथ ही वे हमेशा मेडिटेशन के जरिए लाइफ के सही मतलब को खोजने में जुटे रहते थे। उन्होंने मृत्यु भोज जैसी रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया और अपनी मां के अंतिम संस्कार पर भी उन्होंने मृत्यु भोज नहीं करवाया था। वे मानते थे कि हिंदू, ईसाई, मुसलमान या फिर कोई भी इंसान भगवान की सुपर पावर में भरोसा करते हैं, वो योग की प्रैक्टिस के जरिए भगवान के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। उनका मानना था कि एक साधक को सेल्फ मास्टरी के साथ ही अपने ईगो को कंट्रोल करना चाहिए और खुद को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना चाहिए ताकि वो अल्टीमेट पावर में मिल सके। उनका मानना था कि डिवोशन यानी भक्ति अपने हाईएस्ट फॉर्म में तब होती है जब एक डिवोटर फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सभी तरह से खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। वो ईश्वर से पूरी तरह से तब ही जुड़ सकता है जब उसका पर्सपेक्टिव, विजन, एक्सपीरियंस और माइंड हर तरह से स्पिरिचुअलिटी को फील कर पाए। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात की कि परमहंस योगानंद बचपन से ही खुद को ईश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहते थे। उनकी इसी चाह की वजह से अपनी पढ़ाई के दौरान वे खुद को काफी बेचैन महसूस करते थे। गुरु श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में भी उनके मन में कई सवाल उठते थे और वो उन सवालों का जवाब खोजने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने पढ़ाई के दौरान भी कई बार हिमालय की गुफाओं तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनके टीचर्स उन्हें हमेशा रोक दिया करते थे। हाँ, इस दौरान उन्होंने कई धार्मिक यात्राएं जरूर की और उन यात्राओं के जरिए उन्हें बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिला। ये कह सकते हैं कि आत्मज्ञान के रास्ते में ये यात्राएं उनके लिए हेल्पफुल साबित हुई। आश्रम में अपनी पढ़ाई करते समय उन्होंने एक गोल सेट किया था कि लॉस एंजलिस के माउंट वॉशिंगटन में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का फ्यूचर हेडक्वार्टर बनाएंगे। अपने गुरु के गाइडेंस में कई साल तक ध्यान और तप करने के बाद उन्होंने कोसों दूर अपने दोस्तों से संवाद करने की कला सीख ली थी। वे अपने दोस्तों को टेलीपैथिक मैसेज आसानी से भेज सकते थे और उसे ट्रांसमिट भी कर सकते थे। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मबोध का तरीका सीखा। ये उनकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट भी साबित हुआ। सेल्फ रियलाइजेशन यानी सत्य के साथ एकाकार। इसका मीनिंग यह है कि इंसान अपनी बॉडी, सोल और माइंड के बारे में पूरी तरह से जान ले। जब इंसान ये जान लेता है तो वो पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ जाता है। इसके बाद वो हर समय खुद को ईश्वर से जुड़ा हुआ ही महसूस करता है। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सबसे जरूरी है कि हम खुद को बेहतर तरीके से पहचान सकें। सेल्फ रियलाइजेशन की पावर के साथ ही परमहंस योगानंद ने पौधों को समझने, जानवरों के साथ कम्युनिकेशन करने और खराब अंगों को लिविंग सेल्स की हेल्प से फिर से ठीक करने का काम किया। वो फ्यूचर देख भी सकते थे और भविष्यवाणी भी कर सकते थे, लेकिन इन सभी चीजों से ऊपर उनके लिए समाधि थी। समाधि आत्मज्ञान का एक टॉप लेवल होता है जहां इंसान और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती और इंसान ईश्वर में ही मिल जाता है। उन्होंने हमेशा ही समाधि की इंपॉर्टेंस को समझा और लाइफ में इसे प्रायोरिटी भी दी। भगवान के साथ खुद को जोड़कर ही उन्हें सच्ची खुशी मिलती थी। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर ने उनकी दीक्षा यानी एजुकेशन को अंतिम रूप दिया।
उनकी आश्रम की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उनके डेडिकेशन के कारण गुरु युक्तेश्वर ने उन्हें अपना नाम खुद चुनने का मौका दिया था। यह सच में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपना नाम परमानंद चुना। परमानंद का मीनिंग होता है दिव्य आत्मा के साथ मिलन का परम सुख। दोस्तों, अपने स्कूल के दिनों में परमहंस योगानंद सब कुछ जानना चाहते थे। वे स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म को गहराई से समझना चाहते थे और उनकी इसी चाह ने उन्हें एक डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट बना दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा अच्छे ग्रेड हासिल किए। परमहंस योगानंद को लेकर एक किस्सा बहुत फेमस है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अपने फाइनल एग्जाम के दौरान उन्होंने बस से अपनी बुक्स फेंक दी थी। सिर्फ कुछ पेपर्स को अपने पास रख लिया और उन पैसेजेस को पढ़ने लगे जो फाइनल्स में पूछे जाने वाले थे। दोस्तों, स्वामी परमहंस योगानंद ने मेडिटेशन यानी ध्यान के महत्व को समझा और उसे पूरी दुनिया में फैलाया। क्रिया योग को वे ईश्वर से जुड़ने का सबसे बेहतर रास्ता मानते थे। योग के मार्ग में कम समय में सक्सेसफुल होने के लिए क्रिया योग की साइंटिफिक टेक्निक को ही सबसे सही माना गया है। क्रिया योग राजयोग की एक ऐसी एडवांस्ड साइंटिफिक टेक्निक है जो हमारी बॉडी में फ्लो होने वाली एनर्जी को सशक्त यानी एम्पावर्ड और पुनर्जीवित कर देती है। क्रिया योग में हार्ट और लंग्स की स्पीड अपने आप ही थोड़ी धीमी हो जाती है, यानी मन और शरीर पर पूरा कंट्रोल हो जाता है, जिससे शरीर में चेतना यानी कॉन्शियसनेस जागृत होती है। धीरे धीरे यह हमारी इनर सोल को अवेकन करने का काम करती है। क्रिया योग की प्रैक्टिस से इंसान अल्टीमेट जॉय और हैप्पीनेस को फील कर सकता है। क्रिया योग के बारे में खुद परमहंस योगानंद ने कहा था कि यह बिल्कुल मैथ्स की तरह काम करती है और कभी फेल नहीं हो सकती। परमहंस योगानंद की सोच और काम करने का तरीका दोनों ही दूसरों से बिल्कुल अलग था। वे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ काम करना पसंद नहीं करते थे। एक बार परमहंस योगानंद और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर के बीच किसी सब्जेक्ट पर इंटेलेक्चुअल बातचीत चल रही थी। उस समय उनके गुरु ने उनसे पूछा कि परिवार के साथ के बिना अपना बुढ़ापा कैसे निकालेंगे। तब उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन को ही अपनी पावर बताया था। उस समय उनके गुरु ने उन्हें बताया था कि नॉलेज को शेयर करना बहुत जरूरी है और अगर उन्होंने अपना नॉलेज अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं किया तो वे आज सेल्फ रियलाइजेशन में कैपेबल नहीं होते। योगानंद को अपने गुरु की ये बात समझ में आ गई। इसके बाद परमहंस योगानंद ने अपने मिशन की शुरुआत की। उन्होंने कलकत्ता के पास रांची में बॉयज स्कूल शुरू किया। इस स्कूल में स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअल और फिजिकल नॉलेज के साथ लाइफ को हैप्पीली जीने की आर्ट भी सिखाई जाती थी। उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ ही मेडिटेशन और योग भी सिखाया गया। योगानंद जी का कहना था, मेडिटेशन की हेल्प से स्टूडेंट्स अपने अंदर छिपे सवालों के जवाब खोज पाएंगे। उनकी ये सोच कम समय में ही बहुत पॉपुलर हो गई थी और उन्होंने इस तरह के कई स्कूल खोले। दोस्तों, उन्हें जब 1920 में बॉस्टन में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का इनविटेशन मिला तो वेस्ट में उनके मिशन को पहुंचाने की भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। बस एक छोटी सी परेशानी उनके सामने थी। परमहंस योगानंद इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे। जब अमेरिका ले जाने वाले शिप में उन्होंने अपना पहला भाषण देना शुरू किया तो वे हकलाने लगे। उन्हें हकलाता देख लोग हंसने लगे। उन्होंने खुद को एक और चांस दिया और अपनी दिव्य शक्ति से खुद को जोड़ लिया। तब उन्हें अपने गुरु की एक बात याद आई कि भाषा सिर्फ एक माध्यम है, असली शक्ति तो तुम्हारे अंदर है। जाओ, तुम जिस भाषा में योग की शिक्षा दोगे उसे स्वीकार किया जाएगा। आगे चलकर उन्होंने अपने अमर गुरु बाबा जी लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी से मिले ज्ञान का प्रसार बॉस्टन में किया। बॉस्टन में उनका भाषण काफी सफल रहा। इसके बाद उन्होंने 15 साल तक अलग अलग देशों और जगहों पर लेक्चर दिए और उनकी कई सारी बुक्स पब्लिश भी हुई जिन्होंने हजारों लोगों को योग के साथ जोड़ा। अब वे लोगों के बीच योगी के नाम से पॉपुलर हो चुके थे। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने कश्मीर में मंदिर बनवाया। 1925 में उन्होंने लॉस एंजलिस में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया, जो दुनिया भर में 500 से ज्यादा सेंटर्स, टेम्पल्स, आश्रम
और स्कूलों वाले ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। दोस्तों, आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज के लिए निकले थे, लेकिन अमेरिका पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने साल बाद इस बात का परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी से भला क्या रिलेशन है। दरअसल ऐसा पता चलता है कि कोलंबस ईस्ट और वेस्ट के बीच उन विचारों के आदान प्रदान का मेन जरिया थे। जब योगानंद ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा तो उन्होंने सबसे पहले स्पिरिचुअल और पब्लिक लाइफ जी रहे कई लोगों से मीटिंग की और बाद में अपने थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए मिस्टिक्स यानी रहस्यवादी लोगों का एक यूनियन बनाया। उन्होंने इस सब्जेक्ट पर आर्टिकल पब्लिश करने के लिए ईस्ट वेस्ट टाइटल के साथ एक मैगजीन भी स्टार्ट की थी। इसी दौरान योगानंद ग्रेट अमेरिकन बॉटनिस्ट लूथर बर्बैंक के अच्छे दोस्त बन गए। लूथर ने पौधों और सब्जियों की सारी किस्मों को डेवलप कर हिस्ट्री में अपना नाम शामिल किया था। लूथर बर्बैंक योगी की टीचिंग और यंगस्टर्स को उनके सिखाने के तरीके को काफी अप्रिशिएट करते थे। वहीं यूरोप में योगानंद ने बवेरिया में थेरेसी न्यूमैन से मीटिंग की। न्यूमैन ग्रीक, अरामी और हिब्रू जैसी कई लैंग्वेजेस जानती थी। उनका जीसस में गहरा विश्वास था और वो कई सालों से उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर रही थी। न्यूमैन ने उन्हें काफी प्रभावित किया और इसके बाद योगानंद जीसस की सफरिंग को महसूस करने के लिए समाधि में चले गए। कुछ समय के बाद वे जीसस के अर्थली पाथ यानी सांसारिक मार्ग के बारे में जानने के लिए फिलिस्तीन चले गए। भारत वापस आकर योगानंद वर्धा में महात्मा गांधी के आश्रम में उनके मेहमान बने। उन्होंने गांधी को क्रिया योग सिखाया और इस बारे में उनसे लंबी चर्चा की। इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में महात्मा गांधी से बात करते हुए योगानंद ने तर्क दिया था कि इस सिस्टम को एक आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए लाया गया था जिसमें हर इंसान अपनी नेचुरल कैपेसिटी से काम कर सके। जब ये बेनिफिट जन्म और विरासत के समय दिए जाने लगे तो ये सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया। अब बात करते हैं 1938 की। उस साल योगानंद वापस अमेरिका गए। उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उनके फॉलोअर्स ने सीक्रेटली एनसिनिटास शहर के समुद्र तट पर एक बहुत ही सुंदर आश्रम बनाया है, जो इस बात को साबित करता है कि अब योगी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और क्रिया योग का महत्व लोग अच्छे से समझते थे। दोस्तों, इस ऑटोबायोग्राफी के जरिए आपको परमहंस योगानंद के बारे में कई सारी बातें जानने का मौका। परमहंस योगानंद के अंदर बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी को जानने की इच्छा थी। वो अक्सर तीर्थ यात्रा पर जाने की कोशिश करते थे और अपने गुरु को ढूंढने के लिए उन्होंने कई बार अपना घर भी छोड़ दिया था। उनकी ये खोज तब खत्म हुई थी जब उनकी मुलाकात उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर से हुई। उन्होंने ही परमहंस योगानंद को उनके लिए की गई भविष्यवाणी को सच साबित करने में मदद की और उन्हें सही राह दिखाई। परमहंस योगानंद का लक्ष्य क्रिया योग के संदेश को पश्चिम यानी वेस्ट तक लेकर जाना था।